चैप्टर 16 मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है उनमें मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई देता, पर उस काल में मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ और व्यापक संपर्क स्थापित हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के कई स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कनौज और सातवाहन। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपना आसन जमाया। उनमें कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। हिंद यूनानी लगभग 200 ईस्वी पूर्व से बार बार हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पार किया। वे उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत अमुंदरिया यानी ओक्सस के दक्षिण में बैक्टीरिया में राज करते थे। आक्रमणकारी एक के बाद एक आते रहे, परंतु उनमें से कुछ ने एक ही समय समानांतर शासन किया। आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। इस साम्राज्य की स्थापना बैक्टीरिया में ईरान के संलग्न पार्थिया नामक क्षेत्र में हुई थी। शकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाए रखने में असमर्थ हो गए। उधर चीन में महाद्वार के बन जाने से शक लोग चीन की सीमाओं के बाहर धकेल दिए गए, इसलिए उन्होंने अपना मुंह पड़ोसी यूनानियों और पार्थियनों की ओर घुमाया। शकों से दबकर बैक्टीरियाई यूनानी भारत पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। अशोक के उत्तराधिकारी इतने कमजोर ठहरे कि वे इस काल में आई बाहरी आक्रमणों की लहर को रोक नहीं सके। भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किए जो हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहलाते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था। कहा जाता है कि वे अयोध्या और पाटलिपुत्र तक चढ़ आए थे, परंतु वे लोग भारत में मिलजुल कर शासन कायम नहीं रख सके। दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत में समानांतर शासन किया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक हुआ मिनांदर 165 से 145 ईस्वी पूर्व। वो मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल आधुनिक सियालकोट में थी और उसने गंगा यमुना द्वार पर आक्रमण किया। उससे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागार्जुन इस नागसेन का ही नामांतर था। मेनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उनके उत्तर एक पुस्तक में ही संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासन का महत्व इसलिए है कि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। पूर्व की आहत मुद्राओं के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनका संबंध किसी राजवंशों से निश्चय पूर्व जोड़ना संभव नहीं। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, पर उनकी मात्रा कुषाण के शासन में जोर से बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसमें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ये कला विशुद्ध यूनानी नहीं है। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क में इसका उदय हुआ था। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों ने भारत के जितने भाग पर कब्जा किया था उससे कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई, दूसरी शाखा पंजाब में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई, तीसरी शाखा मथुरा में बसी जहां उसने लगभग 2 सदियों तक राज किया। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिम भारत में जमाई, जहां उसने ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक शासन किया। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शकों को न तो भारत के शासकों का और न जनता का कोई प्रतिरोध झेलना पड़ा। कहा जाता है कि लगभग 57 से 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और अपने ही समय में उन्हें बाहर खदेड़ दिया। वो अपने को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम का संवत 57
ईस्वी पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। तब से विक्रमादित्य स्पृहणीय उपाधि हो गया, ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया। जिस किसी ने भी कोई महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को उसी तरह धारण कर लिया जिस तरह रोम के सम्राट अपनी अतुल शक्ति और पराक्रम जताने के लिए सीजर की उपाधि लगा लेते थे। इस प्रथा का परिणाम ये हुआ कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्यों की संख्या 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। भारतीय राजाओं को ये उपाधि इतनी भाई कि इसकी परंपरा खासकर पश्चिमी भारत और पश्चिमी दक्कन में ईसा की 12वीं सदी तक चलती रही। यद्यपि शकों ने देश के कई भागों में अपना राज्य स्थापित किया, तथापि उन्होंने पश्चिम में राज्य स्थापित किया। वे ही कुछ लंबे अरसे तक यानी लगभग 4 सदियों तक राज करते रहे। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित हुए और उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी पूर्व हुआ। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में भी थी। वो इसलिए प्रसिद्ध है कि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन सर का जीर्णोद्धार किया। ये झील बहुत पुराने समय मौर्य काल की थी और दीर्घ काल से सिंचाई के काम में आती रही। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। भारत में आकर बसा, विदेशी होते हुए भी उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हैं, सभी प्राकृत भाषा में रचित है। पार्थियाई या पहलव पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। प्राचीन भारत में अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों के एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलते हैं। वास्तव में ये दोनों जन समूह कुछ समय इस देश में समानांतर शासन करते रहे। पार्थियाई लोगों का मूल वास स्थान ईरान में था, जहाँ से वे भारत की ओर चले। यूनानियों और शकों के विपरीत वे ईसा की 6ठी सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही सत्ता जमा सके। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंदोफर्निश। कहा जाता है कि उसके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उसने अपने से पहले के शकों की तरह पार्थियाई लोग भी भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। कुषाण पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा था। कुषाण उन्हीं में से एक कुल के थे। वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। कुषाणों ने पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां के शकों को भगा दिया। धीरे धीरे वे काबुल घाटी की ओर बढ़े और हिंदू कुश पार करके गांधार पर कब्जा किया और वो यूनानी और पार्थियों को अपदस्थ कर सत्ता जमाई। अंततः उन्होंने निचली सिंधु घाटी पर तथा गंगा के मैदान के अधिकतर हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। उनका साम्राज्य अमुदरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का एक अच्छा खासा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान का कुछ अंश, लगभग पूरा पाकिस्तान और लगभग समूचा उत्तर भारत, इन सारे भूभागों को अपनी शासन के साये में कर दिया। इससे नाना प्रकार के लोगों और संस्कृतियों के आपस में घुल मिल जाने का विलक्षण अवसर मिला और इस सम्मेलन की प्रक्रिया ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज के 9 देशों में फैली हुई। हम कुषाणों के 2 राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक आए। पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के एक घराने ने की। इस घराने का शासन 50 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला। इसमें 2 राजा, पहला हुआ कैडफाइसिस प्रथम, जिसने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। दूसरा राजा हुआ कैडफाइसिस
कैडफाइसिस द्वितीय, इसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। कैडफाइसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और निचली सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व फैलाया। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। उनकी स्वर्ण मुद्राएं तो मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में ही पाई गई, पर उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में थे, बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक बिखरे मिले। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गंगा यमुना दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों में काफी भाग को भी अपने कब्जे में किया। मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्ति मिली है, उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। वहां कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इस स्तूप को देखकर विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। लगता है कि उसे भारत की सीमाओं के बाहर चीनियों से हार खानी पड़ी, लेकिन इतिहास में दो कारणों से उसका नाम है। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण संरक्षण किया। उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक राज करते रहे और उनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण किए, जैसे वासुदेव। ईरान में उठ खड़ी हुई सासानी शक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र कुषाण साम्राज्य से छीनकर अपने कब्जे में कर ली। पर भारत में कुषाण रजवाड़े लगभग 100 वर्षों तक बने रहे। लगता है कि कुषाणों का अधिकार काबुल घाटी, कपिशा, बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म और सोग्डियाना अर्थात मध्य एशिया स्थित बुखारा और समरकंद में ईसा की तीसरी चौथी सदी में भी कायम रहा। इन क्षेत्रों में अनेक कुषाण मुद्राएं, अभिलेख और मृण मूर्तिकाएं पाई गई। खासकर ख्वारिज्म, जो अरल सागर के दक्षिण अमदुरिया नदी पर अवस्थित है। ख्वारिज्म के टोपरक कला नामक स्थान में विशाल कुषाण प्रसाद खुदाई में मिला है, जो तीसरी चौथी सदियों का है। इनमें प्रशासनिक अभिलेखागार का, जहां अरामाइक लिपि और ख्वारिज्म भाषा में लिखे पुरालेख और दस्तावेज रखे हुए। मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव। भवन और मृदभांड। पहला प्रभाव, भवन और मृदभांड। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उत्खननों में संरचना के कई स्तर मिले। उत्तर भारत में विविध पुरास्थलों पर तो कभी आधे दर्जन से भी अधिक स्तर है। इनमें पकी ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया है। खपरों, टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है। लेकिन सुर्खी और खापरा शायद बाहर से अपनाए गए वस्तु नहीं थे। इस काल की एक विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण भी है। कुषाण काल का अपना खास मृदभांड है लाल बर्तन, जो सादा भी है और पॉलिशदार भी, और बनावट में मध्यम से उत्तम तक। असाधारण बर्तन है, फुहारे और टोंटियों वाले पात्र। इन बर्तनों में मध्य एशिया में इसी काल के कुषाण स्तरों में पाए गए सूक्ष्म बनावट वाले मृदभांडों से समानता है। इस प्रकार के लाल पॉलिशदार मृदभांड बनाने की कला मध्य एशिया में सुविदित थी और ऐसे मृदभांड फरगना जैसे क्षेत्रों में भी मिलते हैं, जो क्षेत्र कुषाण सांस्कृतिक अंचल के भीतर पड़ते हैं। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना शकों और कुषाणों ने भारतीय संस्कृति में नए नए आपदान जोड़कर इसे अपार समृद्ध बनाया। वे सदा के लिए भारतवासी हो गए और अपने को भारतीय संस्कृति की धारा में पूर्णतः विलीन कर दिया। उनके अपने पास लिपि, लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से लिया। वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए और इस समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर
उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जिन का प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा की दूसरी और तीसरी सदियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। अफगानिस्तान के बेगराम में जो कुषाण काल की मिट्टी की पकी घुड़सवार की मूर्तिकाएं मिली हैं, उनसे घुड़सवारी में उनकी गहरी दिलचस्पी जाहिर होती है। इन विदेशी घुड़सवारों में कई सुदृढ़ कवच लगाए भालों और बर्छियों से लड़ाई करते दिखाए गए हैं। वे रस्सी का बना एक प्रकार का अंगूठा रकाब भी लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती थी और उनका आवागमन सुगम हो गया था। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक यानी कुर्ती पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। आज भी अफगान और पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं और शेरवानी लंबी कोट का ही बदला रूप। मध्य एशिया वालों ने यहाँ टोपी, शिरस्त्रान और बूट चलाए, जिनका इस्तेमाल योद्धा करते थे। इन्हीं श्रेष्ठताओं की बदौलत उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने विरोधियों पर विजय पाई। भारत में जब ये सैनिक कौशल देश में फैल गए, तब अधीनस्थ राजाओं ने अपने पिछले विजेताओं के विरुद्ध इसका अच्छा इस्तेमाल किया। दूसरा, व्यापार और खेती। मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घने संपर्क स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी सोना मिला होगा। कुषाणों ने रेशम के उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया जाता था। ये रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई गई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। ये उल्लेखनीय है कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को भी बढ़ाया। कुषाण काल की विस्तृत सिंचाई के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। राज्य व्यवस्था। मध्य एशियाई विजेताओं ने अनगिनत छोटे छोटे देशी राजाओं पर अपना शासन लाद दिया। इससे एक प्रकार की सामंती व्यवस्था उदित हुई। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारणा की, जिसका आशय ये निकलता है कि वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और उनसे कर पाते थे। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का ही अवतार होता है। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था, पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में इसका प्रयोग स्वभावतः राजसत्ता को मान्यता और वैधता प्रदान करने के लिए किया गया होगा। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि राजा बच्चा ही क्यों न हो, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों उपराज्यों में बांट दिया गया और हर एक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। कुछ अनोखी प्रथाएं भी शुरू की गई, जैसे 2 अनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय एक ही राज्य पर 2 राजाओं का शासन हो सकता था। हम पिता और पुत्र दोनों को एक ही संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं और इस प्रकार प्रतीत होता है कि इन शासकों के अधीन केंद्रीयकरण कम था। यूनानियों ने सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी भी चलाई। वे इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो यूनान भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे। सेनानी शासकों की आवश्यकता विजित प्रजा पर नए राजाओं का प्रभाव जमाने के लिए होती थी। भारतीय समाज में नए तत्व यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। शनय शनय वे पूरे भारतीय बन गए। चूंकि उनमें अधिकांश विजेता के रूप में भारत आए, इसलिए वे भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। ब्राह्मणीय समाज में उनके प्रवेश की व्याख्या अद्भुत ढंग से दिखाई गई है। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि अपने कर्तव्यों से च्युत हुए अधम
क्षत्रिय ही शक और पहलव हुए। दूसरे शब्दों में उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय का स्थान मिला। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसातकरण जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना शासन प्रचार शायद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी और काल में नहीं हुआ। धार्मिक विकास, कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए, अर्थात जगत का पालन और रक्षा करने वाले विष्णु के उपासक बन गए। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश स्थित विदिशा, आज के विदिशा जिले का मुख्यालय में ईसा पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। वासुदेव से विष्णु का बोध होता है। कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रख्यात यूनानी राजा मिनांदर बौद्ध हो गया। बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ। उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे और तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हम इन दोनों देवताओं के चित्र पाते हैं। कई कुषाण शासक वैष्णव हो गए। इस कोटि में निश्चित रूप से कुषाण शासक वासुदेव आता है, जिसका नाम ही विष्णु के अवतार कृष्ण का पर्यायवाची है। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव, मौर्योत्तर काल में भारतीय धर्म में बहुत परिवर्तन हुए। इसके दो प्रमुख कारण थे, व्यापारियों और शिल्पियों के कार्यकलाप में असाधारण तेजी का आना और मध्य एशिया से भारी संख्या में नए नए लोगों का आगमन। इसका विशेष प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। नगरों में व्यापारियों और शिल्पियों का जमाव बढ़ता गया और बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियां उन व्यापारियों और शिल्पियों से नकद दान लेने का लोभ दबा नहीं पाए। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंड के मठ क्षेत्रों में भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं और बौद्धों ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया जो मांस खाते थे। इन सबों का अर्थ हुआ कि तपस्वी की तरह जीने वाले भिक्षुओं और भिक्षुनियों के दैनिक जीवन में नियमों में ढलाई आई। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन में लौट आए। बौद्ध धर्म का ये नया रूप महायान कहलाने, अपने पुराने शुद्धचारी प्यूरिटन रूप में बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं की उनकी प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ईस्वी सन के आरंभ में उन वस्तुओं की जगह बुद्ध की प्रतिमा ने ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ होने लगा। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा के आरंभ से मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय समुदाय में भी खूब चल पड़ी। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी प्यूरिटन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगे। सौभाग्यवश कनिष्क महायान का महान संरक्षक हो गया। उसने कश्मीर में बौद्धों की परिषद आयोजित की। पार्षदों ने 3 लाख शब्दों में एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तीनों त्रिपिटकों या बौद्ध साहित्य की पिटारियों की पूरी तरह व्याख्या की गई। कनिष्क ने इस ग्रंथ को लाल ताम्रपात्रों पर खुदवाया। उन ताम्रपात्रों को प्रशस्तर पात्र में रखा और उसके ऊपर स्तूप बनवा दिया। यदि प्राचीन कथा सही हो तो ताम्रपत्रों सहित इस स्तूप का पता चलने पर बौद्ध धर्म और सिद्धांतों पर नया प्रकाश पड़ सकता है। कनिष्क ने बुद्ध के स्मारक स्वरूप और भी अनेक स्तूप खड़े किए। कला की गांधार और मथुरा शैली, विदेशी राजा भारतीय कला और साहित्य के उत्साही संरक्षक हो गए और उन्होंने वही उमंग दिखाई जो नया धर्म अपनाने वालों में होती है। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों और देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को इकट्ठा किया। इससे कला की कई नई शैलियां विकसित हुई, जैसे गांधार और मथुरा शैली। मध्य एशिया से जो मूर्ति शिल्प की कृति प्राप्त हुई है उनमें बौद्ध धर्म के प्रभाव की छाया में स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। भारतीय शिल्पकारों का विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार में मध्य एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। इससे इन शैली की कला का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनान रोम की शैली में बनाए गए। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंच गया। हालांकि वो मूलतः देशी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस तरह की विख्याति कनिष्क के शिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर भी है, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, और वर्धमान महावीर की भी कई परस्तर
मूर्तियां बनी। इसकी गुप्त पूर्व मूर्तियों और अभिलेखों में कृष्ण उपेक्षित है, जबकि मथुरा इनका जन्म स्थान है और बाल लीला भूमि मानी जाती है। कला की मथुरा शैली ईसवी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई और लाल बलुआ पत्थर की कृतियां मथुरा के बाहर भी पाई जाती। संप्रति मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का भारत भर में सबसे अधिक संग्रह है। संप्रति मथुरा संग्रहालय में इसी काल में विंध्य से दक्षिण अनेक स्थानों में सुंदर सुंदर कलाकृतियां पाई जाती है। महाराष्ट्र में चट्टानों को काट काट कर सुंदर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहूत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के। परंतु हम मूर्ति कला का और भी विकास ईसवी सन के आरंभिक सदियों में पाते हैं। साहित्य और विद्या। विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। इसके बाद से अभिलेख परिष्कृत संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। फिर भी अभिलेखों की रचना प्राकृत भाषा में करने की परिपाटी ईसा की 4वीं सदी या उसके आगे तक चलती रही। लगता है कि अब अश्वघोष जैसे कुछ महान साहित्यकार को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध की जितनी बुद्ध चरित के नाम से लिखी है, अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के नाम से लिखी। उसने सौंदर्य नंद नामक काव्य भी लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई। कई अवदान बौद्ध की मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखे गए। अवदानों का अन्यतम उद्देश्य लोगों को महायान के उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि की प्रमुख कृतियां हैं महावस्तु और दिव्यावदान। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वो यवनिका के नाम से विदित हुआ। यवनिका शब्द यवन शब्द से बना है और यवन शब्द आयोनियन यूनानियों की एक शाखा, जिससे प्राचीन भारत के लोग परिचित थे। आयोनियन का संस्कृत प्रतिरूप है। आरंभ में यवन शब्द का प्रयोग यूनान के निवासियों के अर्थ में होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशी के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। धार्मिक केतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है वात्स्यायन का कामसूत्र। इसका काल ईसा की 3री सदी माना जाता है। ये रति शास्त्र या काम शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। इसमें एक नागरिक या नरजीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो शहरी जीवन को विशाल काल की झांकी देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिषी शास्त्र में भी खूब प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथ में हमें ग्रह नक्षत्र के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिषी यूनानी चिंतकों से प्रभावित हुआ। यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत में हेरो शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिषी शास्त्र होता था। यूनान के सिक्के, जो आकृति में और छाप में उत्कृष्ट है, वस्तुतः आहत मुद्राओं के ही सुधरे रूप है। यूनानी शब्द ट्रक्म भारत में द्रम हो गया। बदले में यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई और अपने सिक्कों पर भारतीय रूपांक मोटिव चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। उन्होंने भारत में कोई दस्तकारी सीखी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। फिर भी भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त नहीं की। इन तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक और सुश्रुत ने किया है। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम है जिनसे रोग की चिकित्सा के लिए दवाएं बनाई जाती थी। पौधों को कूटने और मिश्रित करने की जो प्रक्रिया बतलाई गई है, उनसे हमें मालूम होता है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का ज्ञान काफी विकसित था। लोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं, और इससे बनी दवा औषध कहलाती। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगता है भारतीयों को मध्य एशियाई लोग
लोगों के संपर्क से लाभ हुआ। कनिष्क को पतलून तथा चुस्त पायजामा और लंबे जूतों में चित्रित किया गया है। चमड़े की जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में आरंभ हुआ। भारत में चले तांबे के कुषाण कालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थी। इस तरह भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। जानकारी मिलती है कि भारतीय और रोमन राजाओं के बीच 2 राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। सन 27 से 28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्तस और सन 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत भेजे गए थे। इस प्रकार भारत के साथ रोम के संपर्क से प्रौद्योगिकी में नए नए तरीके विकसित हुए होंगे। इस काल में शीशों के काम पर विदेशी विचारों और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के काम में ऐसी प्रगति नहीं हुई थी जैसी इस काल में। अभ्यास प्रश्न। कारण बताएं कि हिंदू यूनानियों और पार्थियाइयों, शकों और कुषाणों ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न। हिंद यूनानियों, पार्थियाइयों, शकों और कुषाणों का कालानुक्रम दिखाने वाला एक चार्ट बनाएं। उसके शासन के अधीन क्षेत्र भी दिखाएं। तीसरा प्रश्न। विवेचन करें कि मध्य एशिया के संपर्क से भारत की राजनीतिक पद्धति, समाज और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा प्रश्न। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के विकास का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न। उदाहरणों के साथ बताएं कि 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच कला और साहित्य में क्या क्या प्रगति हुई। कला की गांधार और मथुरा परंपरा की विशेषताएं बताएं। छठा प्रश्न। भारत में बाह्य रैखिक मानचित्र पर उन क्षेत्रों को दिखाए जहां हिंद यूनानियों, पार्थियाइयों, शकों और कुषाणों का शासन था। पाठ्य पुस्तक में आए स्थानों के नाम की सूची बनाकर उन्हें मानचित्र पे दिखाए। सातवां प्रश्न। इस अवधि में भारतीय संस्कृति किस प्रकार समृद्ध हुई, ये दिखाने के लिए एक समूह परियोजना चालू करें।